हेलो, नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोगों ने 2 लेक्चर कर लिए हैं इससे पहले और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आपको बता दें अच्छे से कि इनसाइट आईएएस की जो नवंबर की मैगज़ीन है, वो जो कंपाइलेशन वो निकालते हैं, तो उसकी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। 2 लेक्चर हम लोगों ने पहले इस पे बना लिया है, अब ये तीसरा लेक्चर है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो जो पहला इसमें लेक्चर है वो पहला जो इसमें टॉपिक है वो ये है आज का, स्टेटस ऑफ श्रीलंकन तमिल रिफ्यूजीज़। तो जो श्रीलंकन तमिल रिफ्यूजीज़ है उसका स्टेटस के बारे में ये आर्टिकल है। कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है हमारी, वो पिटीशन हियर करेगी जिसने चैलेंज किया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को, जिसने चैलेंज किया है। तो सीधी सी बात है कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो पिटीशन हियर करने वाली है जिसने सीएए को चैलेंज किया है। अब देखिए बैकग्राउंड इसकी अगर हम लोग डिस्कस करें तो ये है कि फॉर ओवर 4 डिकेड्स नियरली 30,000 इंडियन ओरिजिन तमिल्स हैव बीन क्लासिफाइड एज अ स्टेटलेस पर्सन बेस्ड ऑन टेक्निकलिटीज। द रिसेंट सिटीजनशिप एक्ट विल नीड टू बी अमेंडमेंट टू इंक्लूड देम अंडर इट। तो ऐसा इसमें बैकग्राउंड ये है कि जो 4 दशक हो चुके हैं और लगभग 30,000 जो इंडियन ओरिजिन तमिल्स हैं, जिनकी ओरिजिन तो इंडिया में है लेकिन वो रह रहे कहीं और, जैसे श्रीलंका है, तो उनको उससे अभी तक क्लासिफाई किया गया है उनको स्टेटलेस पर्सन के रूप में। जैसे कि जिनके पास कोई राज्य नहीं है, जिनका कोई अपना देश नहीं है, उस तरह के पर्सन्स के रूप में उनको क्लासिफाई किया गया है। और उसके जो कारण है वो कि जो टेक्निकल दिक्कत हुए हैं उसके कारण ऐसा हुआ है। और जो रिसेंट सिटीजनशिप एक्ट है वो उसको सुधारना पड़ेगा, उसको अमेंड करना पड़ेगा ताकि जो उनको है सिटीजन इंडियन सिटीजन के रूप में उनको मान्यता दी जा सके। अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन ओरिजिन तमिल्स के बारे में। अब थोड़ा सा इंडियन ओरिजिन जो तमिल्स है उनके बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट, इंडियन ओरिजिन तमिल्स वेयर ब्रॉट इन एज इंडेंचर्ड लेबर्स टू वर्क इन प्लांटेशंस। तो जब ब्रिटिश सरकार थी भारत में तो उस समय ऐसा था कि जो तमिल लोग थे उनको ब्रिटिश सरकार ने वहाँ से भेजकर उनको दूसरे जगह पर, जैसे श्रीलंका जैसी जगह है वहाँ पे जाके वहाँ से वहाँ के जो प्लांटेशन थी टी प्लांटेशन, वहाँ पे उनको मजदूर के तौर पे ले गए, वहाँ काम करवाया। पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश की बात करें तो लीगली अनडॉक्यूमेंटेड एंड सोशली आइसोलेटेड फ्रॉम द नेटिव श्रीलंकन तमिल एंड सिंघालीज कम्युनिटीज। और अगर हम लोग नीति की बात करें ब्रिटिश की, तो इनको लीगली अनडॉक्यूमेंटेड किया गया, यानी कि सोशली आइसोलेट किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि उनको जो जो डॉक्यूमेंट मिलने चाहिए, जैसे कि उनको नागरिकता मिलनी चाहिए वहाँ की, और जो दूसरे तरह के कार्ड्स होते हैं जैसे कि हमारे देश में आधार कार्ड बनते हैं और जो वोटर कार्ड बनते हैं और राशन कार्ड बनते हैं, तो उस तरह की जो डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए वो वहाँ पे श्रीलंका में इनकी नहीं की गई। जिसके कारण ये हुआ कि ये लोग सोशली आइसोलेट हो गए। जो वहाँ की नेटिव श्रीलंकन तमिल कम्युनिटी थी और जो सिंघालीस कम्युनिटी है, उससे ये जो कम्युनिटी हमारे इंडिया से गई थी वो आइसोलेट हो गई। अब आगे बात करें तो सिंघालीज नेशनलिज्म इन श्रीलंका डिनाइड सिटीजनशिप राइट्स एंड एग्जिस्टेड एज ए स्टेटलेस पॉपुलेशन। तो यहाँ पर जो सिंघाली जो पॉपुलेशन है वहाँ श्रीलंका में वो डोमिनेट करती है। तो वहाँ उन्होंने जो इंडिया से गए थे तमिल, उनको सिटीजनशिप राइट देने से इनकार कर दिया। और इस तरीके से जो यहाँ से जो तमिल लोग थे जो श्रीलंका में जाके बस गए थे और जो मजदूर के रूप में यहाँ से गए थे, वो एक स्टेटलेस पॉपुलेशन बन के वहाँ रह गई। आगे बात करें तो बायलेटरल श्री मावो शास्त्री पैक्ट 1964 एंड द श्री मावो गांधी पैक्ट 1974, 6 लाख पीपल along with their natural increase were granted Indian citizenship upon their repatriation। तो दो एग्रीमेंट का यहाँ पर नाम आता है, जैसे कि पहला है श्री मावो और शास्त्री पैक्ट, यानी कि श्री मावो शायद वहाँ के श्रीलंका के उस समय के प्रधानमंत्री होंगे और यहाँ के प्रधानमंत्री हमारे लाल बहादुर शास्त्री थे। और साथ साथ दूसरी पैक्ट है जो वो है श्री मावो गांधी पैक्ट, यानी कि आप समझ गए होंगे उस समय इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री यहाँ पर थी। तो उस समय 6 लाख लोगों को लेके वहाँ पे इन ये पैक्ट हुआ इन दोनों के बीच में कि जो इंडियन सिटीजनशिप है उन्होंने रिपेट्रिएशन के दौरान उनको ग्रांट किया जाएगा, यानी कि जो वो लोग जब इंडिया में रिपेट्रिएट किए जाएंगे तब उनको इंडियन सिटीजनशिप ग्रांट किया जाएगा। श्रीलंकन सिविल वार की बात होती है तो स्पाइक इन श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन ओरिजिन तमिल्स सीकिंग असाइलम इन इंडिया। तो श्रीलंकन सिविल वार में क्या हुआ कि जो श्रीलंकन तमिल थे और जो इंडियन ओरिजिन तमिल थे उन्होंने इंडिया में शरण लेने की सोची। इस गृह युद्ध जो जब श्रीलंका में हुआ तो उसके चलते, क्योंकि वहाँ पे जो सिंघालीस कम्युनिटीज़ है वो अपने आप को वहाँ की जो डोमिनेंट और जो मेन श्रीलंकन नेटिव्स जो है वो अपने आप को वो मानती हैं, और जो तमिल्स हैं उनको वो वहाँ की नेटिव पॉपुलेशन नहीं मानती है, जिसके कारण वहाँ से गृह युद्ध छुड़ा
और जिसमें इसका परिणाम ये हुआ कि जो श्रीलंकन तमिल थे और इंडियन ओरिजिन तमिल थे, उन्होंने भारत में शरण मांगी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स डायरेक्टिव स्टॉप द ग्रांट ऑफ सिटीजनशिप टू दोज हु अराइव्ड इन इंडिया आफ्टर जुलाई 1983। तो जो पैक्ट हुआ था उसके अनुसार उनके रिपेटेशन पे जो इंडियन सिटीजनशिप मिल रही थी, तो ऐसा हुआ कि जब 1983 में जब वहाँ पे सिविल वार वगैरह हुए, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये डायरेक्टिव निकाला कि अब जो जुलाई 1983 के बाद जो तमिल्स हैं उनको अगर इंडिया में आते हैं तो उनको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। तो इसके कारण ये हुआ कि अब वो लोग न श्रीलंका के रह गए हैं न इंडिया के रह गए हैं, जो बाकी बचे वहाँ पे लोग थे। अब यहाँ बात की जाती है आफ्टर द सिविल वार स्टेप्स बाय इंडिया फॉर इंडियन ओरिजिन तमिल्स। तो जब सिविल वार वहाँ पे हुई, तो उसके बाद इंडिया ने क्या स्टेप उठाए इंडियन ओरिजिन तमिल्स के लिए, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो यहाँ पर वेलफेयर के लिए जो कदम उठाया गया उसमें बोला गया कि रिफ्यूजी वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन। तो वहाँ पे जो रिफ्यूजी बच गए थे और उनकी जो रिहेबिलिटेशन थी, उसके लिए यहाँ पे काम किया जा रहा है इंडियन सरकार के द्वारा। दूसरा है कि जो रिफ्यूजी स्टेटस टू बोथ इंडियन ओरिजिन तमिल्स एंड श्रीलंकन तमिल रिफ्यूजीज। तो सिविल वार के बाद जो इंडियन ओरिजिन तमिल और जो श्रीलंकन तमिल रिफ्यूजीज थी, जो दोनों इंडिया में एसाइलम सीख कर रही थी, तो उनको रिफ्यूजी स्टेटस दिया गया। तीसरा है इलिजिबल माइग्रेंट्स एज पर द CAA 2003। तो इंडियन ओरिजिन तमिल्स हु अराइव्ड आफ्टर 1983 विदाउट ऑथराइज्ड चैनल्स और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वे डिक्लेयर इलीगल माइग्रेंट्स। तो यहाँ पर जो क्या बोला गया कि 1983 के बाद जो इंडियन ओरिजिन तमिल थे, जिन्होंने बिना किसी प्रॉपर चैनल के, ऑथोराइज चैनल के और बिना डॉक्यूमेंटेशन के जो जिन्होंने इंडिया में एंट्री मारी, तो उनको उन्होंने डिक्लेयर कर दिया इलीगल माइग्रेंट के रूप में। और ऐसा जो किया गया वो CAA 2003 के एक्ट के अनुसार किया गया। नेक्स्ट है जुडिशियल स्टैंड। अब जुडिशियल स्टैंड की बात करें तो जो पी उलगनाथन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो 2019 का जो केस है, उसमें जो कोर्ट ने हमारा क्या स्टैंड लिया है, उसमें ये बताया जा रहा है कि कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ स्टेटलेसनेस ऑफ इंडियन ओरिजिन तमिल्स अफेक्ट देयर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये बोला है कि जो बहुत समय तक अगर किसी इंडियन ओरिजिन तमिल को अगर स्टेटलेस की अवस्था में रखा जाता है, यानी कि उनको किसी भी न इंडियन की सिटीजनशिप मिली है न श्रीलंकन सिटीजनशिप मिली है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो उनकी फंडामेंटल राइट है 21 के अंदर, वो प्रभावित हो रहा है। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अ पावर टू ग्रांट रिलैक्सेशन इन कन्फरिंग सिटीजनशिप। और यूनियन गवर्नमेंट के पास है ये पावर है कि वो जो सिटीजनशिप देने की उनकी क्षमता है, उसमें वो रिलैक्सेशन दे सकते हैं, ताकि जो इलीगल माइग्रेंट्स जो इंडियन ओरिजिन तमिल्स है उनको भारत का सिटीजनशिप दिया जा सके। इसके मामले में जो शक्ति है वो यूनियन गवर्नमेंट के पास है। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि जो सिटीजनशिप की जो पावर होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होती है। अब नेक्स्ट अगर बात करें तो हम लोग अभिरामी एस वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया 2022 का जो केस है, वो दूसरा केस है जो कोर्ट ने इसमें स्टैंड लिया है। इसमें बोला है कि प्रिंसिपल्स ऑफ द CAA 2019 वुड आल्सो अप्लाई टू श्रीलंकन तमिल रिफ्यूजीज। तो उन्होंने इस मामले में ये बोला है कि जो CAA 2019 का जो प्रिंसिपल है उसमें श्रीलंकन तमिल रिफ्यूजीज को भी शामिल किया जाए। अब ग्लोबल प्रैक्टिसेस की बात करें कि विश्व में जब ऐसी स्थिति होती है तो क्या होता है, तो इसमें बोला गया है कि द यूनाइटेड स्टेट्स The Immigration and the Nationality Technical Corrections Act retroactively grant citizenship to all children born to an alien father and citizen mother। तो इसमें US का केस देखें हम लोग, तो वहाँ पे ये हुआ है कि अगर किसी का इमिग्रेशन, वहाँ पे जो एक एक्ट है इमिग्रेशन एंड द नेशनलिटी टेक्निकल करेक्शंस एक्ट, तो उसमें ये प्रोविज़न है कि किसी भी जितने भी सिटीजन अगर जन्म लिए हैं और वो जन्म देने वाले एक एक जो उनकी माता है वो तो अमेरिका की सिटीजन है, जबकि फादर है वो दूसरे देश के हैं, तो उनमें जितने भी उनके जो बच्चे होंगे उनको सिटीजनशिप दिया जाएगा। तो ये US में इस चीज़ को अपनाया गया। नेक्स्ट बात कर रहे हैं ब्राज़ील की, तो वहाँ पर थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2007 रेट्रो एक्टिवली ग्रांटेड सिटीजनशिप टू चिल्ड्रन अंडर जिस sanguinis ethnicity नेशनलिटी ऑफ वन या बोथ पेरेंट्स। यहाँ पर ब्राज़ील का केस लें तो वहाँ पे एक 2007 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था वहाँ पे। तो उसमें क्या हुआ कि जो भी बच्चे जन्म लिए हैं जिसमें चाहे तो एक या फिर दोनों जो माता पिता हैं, वो वो उनकी जो इथनिसिटी है, नेशनलिटी है, उसके आधार पे वो बच्चे को भी जो सिटीजनशिप है वो ब्राज़ील की देंगे। यानी कि अगर एक या फिर दोनों सिटीजन अगर ब्राज़ील के सिटीजन रह चुके हैं, तो बच्चे को भी उसका सिटीजनशिप दिया जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो जो आगे है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, यानी कि हमारे संविधान में इसके लिए क्या प्रोविजंस हैं।
तो आर्टिकल 5 की बात करें तो वो बोलता है कि जो ऑल दोज डोमिसाइल्ड एंड बॉर्न इंडिया वेयर गिवन सिटीजनशिप। तो आर्टिकल 5 के अनुसार जो ये बोला गया है कि जितने भी लोग इंडिया में जन्म लिए और रहे हैं उनको सिटीजनशिप दिया जाएगा। आर्टिकल 6 में क्या बोला गया है, इट प्रोवाइडेड द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु वेयर माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। तो इसमें ये बोला गया है कि जितने भी पर्सन्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान से इंडिया को माइग्रेट किया है यानी इंडिया में आए हैं तो उनको सिटीजनशिप राइट को प्रोवाइड किया जाए। उसके बाद अगला जो है आर्टिकल नंबर 7, प्रोवाइडेड राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेट्स टू पाकिस्तान। तो इसमें जो कुछ लोग जो पाकिस्तान चले गए थे तो उनको सिटीजनशिप देने की बात इसमें आर्टिकल 7 में की जाती है। आर्टिकल 8 की बात करें तो उसमें प्रोवाइडेड राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। तो इसमें उन लोगों को सिटीजनशिप देने की बात कर रही है जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं और भारत से बाहर रह रहे हैं। आर्टिकल 9 की बात करें तो उसमें बोला जा रहा है प्रोवाइडेड दैट इफ एनी पर्सन वॉलंटरली एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट विल नो लॉन्गर बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 9 में ये बोला गया है कि अगर किसी पर्सन ने अपने आप से किसी दूसरे स्टेट से बिना किसी परमिशन के अगर वहाँ की सिटीजनशिप को एक्वायर कर लिया है तो वो इंडिया का सिटीजन नहीं रहेगा। आर्टिकल 10 की बात करें तो एवरी पर्सन हु इज और इज डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर एनी ऑफ द foregoing provisions of this part shall subject to the provisions of any law that may be made by parliament continue to be such citizen। तो इसमें ये बात की जा रही है आर्टिकल 10 में कि जो भी पर्सन जो इंडिया का सिटीजन है या फिर होने वाला है अंडर किसी भी जो प्रोविज़न है तो उसमें ये होगा कि चाहे वो पार्लियामेंट का कानून हो चाहे फिर जो प्रोविजंस हैं तो उसके अनुसार वो इंडिया का ही सिटीजन रहेगा। आर्टिकल 11 की बात करें तो इसमें ये बोला जा रहा है कि इट एम्पावर्स पार्लियामेंट टू मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप एंड ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू इट। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि इसमें पार्लियामेंट को ताकत दी गई है इस आर्टिकल के जरिए कि वो कोई भी प्रोविजन बना सकता है किस रिगार्डिंग कि जो एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप है यानी कि सिटीजनशिप कैसे लिया जा सकता है या फिर खत्म किया जा सकता है उसके बारे में जो टोटल पावर है वो पार्लियामेंट के पास है। और इससे संबंधित जितने भी मुद्दे हैं वो पार्लियामेंट उसको पास पावर है कि वो इन सब चीज़ों के बारे में कानून बना सकता है। तो ये हमने ये पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे जो है कॉलेजियम सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट्स ऑफ जजेस टू द हायर जुडिशरी। तो इसमें जो हायर जुडिशरी में जो जजेस की अपॉइंटमेंट की जाती है कॉलेजियम सिस्टम से उसके बारे में ये आर्टिकल है। तो कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो इसमें लिखा गया है कि रिसेंटली द यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस क्रिटिसाइज द कॉलेजियम सिस्टम अंडर विच अपॉइंटमेंट्स ऑफ जजेस टू द हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट आर मेड एज ओपेक। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो कॉलेजियम सिस्टम है उसकी जो अपॉइंटमेंट की नीति है वो बहुत ही ओपेक है यानी पारदर्शी नहीं है। उसमें कैसे सिलेक्शन होता है जजेस का वो किसी को नहीं पता। तो उसके बारे में यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो हमारे हैं उन्होंने इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया कॉलेजियम सिस्टम को जिसमें उन्होंने ये बोला कि जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस होता है यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जैसे बड़े जो कोर्ट्स होते हैं उसमें जो अपॉइंटमेंट जजेस की होती है किस बेसिस पे होती है कैसे होती है उसके बारे में जो कॉलेजियम सिस्टम में अपारदर्शिता है उसके बारे में इन्होंने निंदा की है इस चीज़ की। बैकग्राउंड की बात करें तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो एनजेएसी था was a proposed body which would have been responsible for the recruitment, appointment and the transfer of judges to the high courts and SC। तो हम जानते हैं कि एनजेएसी एक अमेंडमेंट करके एक कमीशन बनाया गया था जिसको 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हुए इसको हटा दिया था इसको नल एंड वॉइड कर दिया था। तो इसमें ये जो एनजेएसी है उसमें क्या था कि एक बॉडी होगी जिसके पास ये जिम्मेदारी होगी कि वो जो एससी और जो एससी के जो यानी कि हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उसके रिक्रूटमेंट यानी कि भर्ती और उनके अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर ऑफ जजेस जो होते हैं उस केस को वो डील करेगा। It was established by amending the Constitution of India through the 99th Constitutional Amendment Act 2014। तो इसको जो हमारे संविधान में जो 99वां संविधान संशोधन करके इस चीज़ को लाया गया था इस कमीशन को लाया गया था। लेकिन जो 2015 में मैंने जैसे आपको बताया कि इट वाज स्टक डाउन बाय द एससी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इंडेंजरिंग जुडिशियल इंडिपेंडेंस। तो इसमें क्या था कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को खारिज कर दिया इस कमीशन को खारिज कर दिया और ये बोला कि जो ये है ये जो नया एनजेएसी बनेगा वो जुडिशियल इंडिपेंडेंस को खतरा पहुंचाता है इसलिए हम इसको स्टॉप डाउन कर रहे हैं। अब आगे इसकी बात करें तो अबाउट द कॉलेजियम सिस्टम। तो कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है इसके बारे में जरा बात कर लें। इट इज़ द वे बाय विच जजेस ऑफ द एससी एंड एचसीज आर अपॉइंटेड एंड ट्रांसफर्ड। तो ये जो व्यवस्था है कॉलेजियम सिस्टम
ये उस व्यवस्था को कहा जाता है जिसके ज़रिए जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं और जो हाई कोर्ट्स के जजेस होते हैं, उनको अपॉइंट और ट्रांसफ़र किया जाता है। इट इज़ ए 5 मेंबर बॉडी व्हिच इज़ हेडेड बाय द इनकम्बेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड कंप्राइजेस द 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट दैट टाइम। तो इसमें क्या होता है कि जो 5 मेंबर की बॉडी है कॉलेजियम सिस्टम, इसमें जो जिस समय वो फंक्शन कर रही है तो उस समय के जो सीजेआई होते हैं, जैसे कि अभी की बात करें तो अभी के जो सीजेआई हैं वो होंगे इसके मेंबर, और प्लस उनके बाद जो 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे उस समय जो हाई कोर्ट के सॉरी सुप्रीम कोर्ट के, तो वो इसके मेंबर होंगे। आगे है कि ए हाई कोर्ट कॉलेजियम इज लेड बाय द इनकम्बेंट चीफ जस्टिस एंड 2 अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ दैट कोर्ट। और चूंकि ये कॉलेजियम सिस्टम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में नहीं होती, ये हाई कोर्ट में भी होती है। तो हाई कोर्ट की जो सुप्रीम कोर्ट जो कॉलेजियम सिस्टम होती है वो 3 मेंबर्स की होती है, जिसमें जिसको हेड किया जाता है, एक तो चीफ जस्टिस जो उस हाई कोर्ट के होते हैं उसके द्वारा, और जो 2 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं उस कोर्ट में उनके द्वारा ये हेड किया जाता है। Judges of the higher judiciary are appointed only through the collegium system and the government has a role only after names have been decided by that collegium। तो यहाँ पर जब जो जुडिशरी के जजेस की अपॉइंटमेंट की जाती है हायर जुडिशरी में, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में, तो उसमें जो कॉलेजियम सिस्टम है वो जो रिकमेंड करती है उसी के अनुसार गवर्नमेंट को अपॉइंट करना होता है। तो ऐसा होता है कि जो कॉलेजियम सिस्टम है वो नाम रिकमेंड करके गवर्नमेंट के पास भेजती है, और जो गवर्नमेंट है उन नामों पे डिसाइड कर सकती है। वो इसके अलावा गवर्नमेंट अपने आप से कोई नाम नहीं दे सकती। ये सिस्टम में आप समझ सकते हैं, ये है कॉलेजियम सिस्टम। आगे है कि नेम्स रिकमेंडेड फॉर अपॉइंटमेंट बाय ए हाई कोर्ट कॉलेजियम रीच द गवर्नमेंट ओनली आफ्टर अप्रूवल बाय द सीजीआई एंड द एससी कॉलेजियम। तो जो अब अभी तो हमने हाई कोर्ट के कॉलेजियम की बात की, अब जब सॉरी अभी तो हमने सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की सिस्टम की बात की। अब जब हम लोग हाई कोर्ट के कॉलेजियम की बात करते हैं तो उसमें जो नाम जो रिकमेंड किए जाते हैं, तो वो सबसे पहले जो सीजेआई यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो मेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उनके द्वारा अप्रूवल होता है, और साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट की जो कॉलेजियम है उसके द्वारा अप्रूवल होता है, तब जाके हाई कोर्ट के जो द्वारा जो कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा जो रिकमेंडेशन दिए जाते हैं उसकी अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट करते हैं। आगे यहाँ पर बोला गया द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन दिस एंटायर प्रोसेस इज लिमिटेड टू गेटिंग एन इंक्वायरी कंडक्टेड बाय द इंटेलिजेंस ब्यूरो इफ ए लॉयर इज टू बी एलिवेटेड एज ए जज इन ए हाई कोर्ट और एससी। इसमें बोला गया कि जो रोल है गवर्नमेंट का इस पूरे प्रोसेस में वो इतना तक लिमिटेड है कि वो है जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा एक इंक्वायरी कंडक्ट कराती है अगर कोई लायर जो है उसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में एक जज के रूप में एलिवेट किया जाता है, यानी उसको प्रमोशन एक तरह से होता है। तो उस समय गवर्नमेंट के पास इतनी पावर है बस कि वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा एक इंक्वायरी कंडक्ट कराती है उसके बिहेवियर उसके बैकग्राउंड के बारे में। बस इतना ही रोल गवर्नमेंट के पास होता है। The government may also object to and seek clarification on the collegium's choices, but if the collegium reiterates the same names, the government is bound to appoint them। तो जैसा कि और भी केसेस में है, इसमें बताया गया है कि जो गवर्नमेंट है, जो नाम इसके पास भेजे गए हैं कॉलेजियम के द्वारा, तो उस पर ये ऑब्जेक्ट कर सकती है, उस पर क्लैरिफिकेशन भी मांग सकती है। लेकिन एक बार अगर फिर से कॉलेजियम ने उन्हीं नामों को दोहरा दिया तो फिर गवर्नमेंट के पास और कोई चारा नहीं है, उनको ये नाम स्वीकार करने ही होंगे। The next is the collegium system is not rooted in the constitution or a specific law promulgated by parliament. Rather, it has evolved through judgments of the SC। तो कॉलेजियम सिस्टम की उत्पत्ति कहाँ से हुई इस बारे में इसमें बताया गया है कि ये किसी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको नहीं लिखा गया है, और ना ही कोई स्पेसिफिक लॉ बनाई गई है इसके द्वारा पार्लियामेंट के द्वारा। बल्कि ये जो कॉलेजियम सिस्टम है वो सुप्रीम कोर्ट ने खुद से अपने वेरियस जजमेंट्स के थ्रू इसको इवॉल्व किया है, यानी कि खुद से इसको बनाया है। द इवोल्यूशन ऑफ द कॉलेजियम सिस्टम, 3 जजेस केसेस जो है इसके बारे में पॉपुलर बहुत है। ये लक्ष्मीकांत में भी इस मामले में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। तो जो कॉलेजियम सिस्टम का इवोल्यूशन कैसे हुआ उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर आगे बोला जा रहा है कि एसपी गुप्ता एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981। तो एसपी गुप्ता केस है, एसपी गुप्ता एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आप इसका नाम याद रख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि द ओपिनियन ऑफ द सीजीआई हैड नो प्राइमेसी ओवर द ओपिनियन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, thus both have equal importance in the consultation process। इसमें ये बोला गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि होते हैं, जो सबसे मेन जज यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं, उनकी कोई भी मतलब जो ओपिनियन है एक हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस की है उसके ऊपर कोई प्राइमेसी नहीं है, यानी कि दोनों को बराबर यहाँ पर माना गया था कि कंसल्टेशन प्रोसेस में दोनों का जो रोल है वो बराबर है, दोनों का इंपॉर्टेंस बराबर है। हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है और जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके ऊपर वो अपने से नीचे उसको नहीं मान सकते, उनके जो वैल्यू है वो दोनों बराबर है। और
ये किस मामले में बोले गए थे, जो कंसल्टेशन प्रोसेस होती है गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट के को लेके, तो उस मामले में इस चीज़ को बोला गया है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सन यूनियन ऑफ इंडिया 1993। तो एक और जो केस है दूसरा, वो ये बोला जा रहा है कि इसमें द कोर्ट ओवररूल्ड द एबव केस एंड हेल्ड दैट इन द मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस द व्यू ऑफ सीजेआई हैज द ग्रेटेस्ट सिग्निफिकेंस। तो इसमें 81 में जो केस आया था उसके 12 साल बाद एक और केस आया, तो उस केस में ये बोला गया कि नहीं, जो पुराना बात है उसको आप भूल जाइए, यानी कि जो एसपी गुप्ता वाले केस में जो जजमेंट दिया गया था वो गलत है। और अब से ये माना जाएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो मेन जज हैं, यानी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, उनकी जो वैल्यू है, उनकी जो बात की जो मतलब इम्पोर्टेंस है, वो कंसल्टेशन प्रोसेस जब चल रहा होगा अपॉइंटमेंट को लेके जजेस के, तो उसमें जो हाई कोर्ट के जज हैं, चीफ जस्टिस है, उनसे ज़्यादा होगी। इन रीप्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस 1998, उसके 5 साल के बाद एक और केस का बात यहाँ पर हो रही है कि द recommendation made by the CJI without following the consultation process for appointment of SC and SC judges is not binding on the government। इसमें ये बोला गया कि जो CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, अगर उन्होंने अपने कंसल्टेशन प्रोसेस में अगर SC के और भी जजेस, इसमें ये बोला गया है कि अगर इस सुप्रीम कोर्ट के जो CJI हैं, यानी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, अगर उन्होंने कंसल्टेशन प्रोसेस में किसी भी तरह के जो कंसल्टेशन प्रोसेस उसको फॉलो नहीं किया है, तो उनके द्वारा जो नाम सुझाए जाएंगे CJI के द्वारा, जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस को लेके हैं या फिर हाई कोर्ट में जो जजेस को लेके अपॉइंटमेंट को लेके जो उनके द्वारा नाम सुझाए जाएंगे, वो गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। यानी कि अगर CJI ने जो फॉलो नहीं किया है कंसल्टेशन प्रोसेस को, तो गवर्नमेंट को भी कोई बाइंडिंग नहीं है कि वो CJI के रिकमेंडेशंस को माने। अब क्रिटिसिज्म क्यों किया जाता है कोलिजियम सिस्टम का, इसकी बात करें तो अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक्स द सिस्टम इज नॉन ट्रांसपेरेंट, यानी कि अगर क्रिटिक्स के अनुसार ये बोला जाता है कि ये एक अपारदर्शी व्यवस्था है, सिंस इट इज सीन एज ए क्लोज डोर अफेयर विद नो प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिलेक्शन प्रोसीजर। तो इसमें बोला जा रहा है कि एक क्लोज डोर अफेयर होता है, यानी कि जो कॉलेजियम सिस्टम के अंदर क्या होता है, किस तरीके से अपॉइंटमेंट की जाती है, उसकी क्या क्राइटेरिया, ये लोग सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो क्या क्राइटेरिया अपनाते हैं, या फिर जो हाई कोर्ट के जज हैं वो अपने समय अपने क्षेत्र में क्या क्राइटेरिया अपनाते हैं, और कौन से सिलेक्शन प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है, कौन से नॉर्म्स को फॉलो किया जाता है, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। तो इस बारे में ये बोला जाता है कि ये एक अपारदर्शी व्यवस्था है। नेक्स्ट इसके बारे में दलील दी जाती है कि द सिस्टम इज ओपेक एंड नॉट अकाउंटेबल, जजेस डू नॉट अपॉइंट जजेस ऑल ओवर द वर्ल्ड बट इन इंडिया दे डू। तो इसमें ये बोला गया है कि बहुत ही ओपेक, जैसा मैं मतलब बोला कि अपारदर्शी है और कोई जवाबदेही नहीं है। तो ये बोला जा रहा है कि पूरा दुनिया में और कहीं भी ऐसा नहीं है कि जो जजेस हैं वो जजेस की अपॉइंटमेंट करते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा होता है कि जो जजेस हैं वही जो अपने नीचे के जो जजेस हैं उनको उनका अपॉइंटमेंट करते हैं। वे हेड की बात करें तो द मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जो है, एन एग्रीमेंट बिटवीन द जुडिशरी एंड द गवर्नमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर NJSC वाज स्टक डाउन दैट आउटलाइंस द क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटिंग जजेस टू द SC मस्ट बी फॉलोड इन लिटरल स्पिरिट। तो ऐसा हुआ था कि जो NJSC जब स्टेक डाउन किया गया था 2015 में, तो उसके बाद एक MOP साइन किया गया था जुडिशरी और गवर्नमेंट के बीच में, जिसको हम लोग मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर बोलते हैं लॉ फॉर्म में। तो उसमें ये सब सब कुछ क्राइटेरिया दिया गया था, जिसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं और जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, तो उसको अपॉइंटमेंट किया जाना था उस क्राइटेरिया के अनुसार। तो उसको ये बोला जा रहा है कि उसको अच्छे से फॉलो किया जाए, ताकि इस व्यवस्था में कुछ सुधार और पारदर्शिता आ पाए। तो ये हमने आर्टिकल पूरा डिस्कस किया। नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग चलते हैं, कोर्ट ऑफ द फ्यूचर। तो यहाँ पर फाइन ट्यूनिंग मैकेनिज्म्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी विद इन जुडिशरी, फिर से जुडिशरी को लेके एक आर्टिकल है। तो इसमें फ्यूचर में कोर्ट कैसा होगा उसके लेके कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रेंडर्स सॉरी तो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रेंडर्स अल्टीमेट जजमेंट ऑन डिसीजन नॉट ओनली ऑफ द हाई कोर्ट्स 18 for 28 states plus 8 UTs but also national and state tribunals operating throughout India। तो यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट वो ये कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जो जजमेंट होती है, वो सिर्फ जो हाई कोर्ट है हमारे 18 जो हाई कोर्ट है, 28 स्टेट और 8 जो यूटी है हमारी, उसके लिए 18 हाई कोर्ट है, उसके डिसीजन के ऊपर तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जज डिसीजन नहीं देती है। उसके साथ साथ जो हमारे नेशनल और स्टेट लेवल पे जो ट्राइब्यूनल्स हैं उसके अगेंस्ट भी अगर सुप्रीम कोर्ट जज अगर सुप्रीम कोर्ट जो अगर फाइनल डिसीजन देती है, तो वो उसको ज़्यादा महत्व सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को मिलता है।
यानी एक तरह से आप सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर सबसे सुप्रीम मान सकते हैं। अब रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें तो आर्टिकल 141 की बात हो रही है यहाँ पे कि द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी ब्रिंग बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो लॉ को डिक्लेयर कर दिया जाए तो उसको जो लॉ है वो पूरे देश में जितने भी कोर्ट्स हैं उस पर वो बाइंडिंग हो जाते हैं। दिस मीन्स देयर इज हार्डली एन एरिया ऑफ लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक्टिविटी दैट स्किप्स द स्क्रूटनी ऑफ द हाईएस्ट कोर्ट। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे भारत में ऐसा कोई भी स्थान शायद ही हो जहाँ पे अगर कोई लेजिस्लेटिव या फिर एग्जीक्यूटिव एक्टिविटी है जो कि अगर हाई जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्क्रूटनी के नज़र से बच जाए। प्रीकॉशंस एससी नीड्स टू टेक इन द फ्यूचर। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है प्रीकॉशंस सुप्रीम कोर्ट नीड्स टू टेक इन द फ्यूचर। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के लिए बोला जा रहा है कि आप कुछ ऐसे कदम उठाइए जिससे कि फ्यूचर में राह आसान हो। तो इसमें बोला जा रहा है कि प्रिजर्व इट्स इंडिपेंडेंस, इट इज़ बेस्ट प्रोटेक्टेड बाय द जजेस देमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशन established by statutes और जुडिशियल डिसीजन फॉर एग्जांपल द कॉलेजियम सिस्टम। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट को बातें ध्यान में रखनी है फ्यूचर में वो ये है कि अपनी जो इंडिपेंडेंस है वो बरकरार रखे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जो तीनों जो अंग हैं जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव उसमें के अपने अपने क्षेत्र हैं और वो सेपरेशन ऑफ पावर पे काम करती हैं। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि अपनी जो इंडिपेंडेंस है वो सुप्रीम कोर्ट बरकरार रखे। और इसके लिए जो एक एग्जांपल है वो कॉलेजियम सिस्टम है कि इसके जरिए वो अपना इंडिपेंडेंस को बरकरार रखने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये जो सिस्टम है इस पर सवाल उठते हैं, तो इससे बेहतर एक व्यवस्था आनी चाहिए जिससे कि लोगों का भरोसा एसी में बढ़ सके। नेक्स्ट है एफिशिएंट कोर्ट एंड केस मैनेजमेंट। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इट इज इंपॉर्टेंट फॉर रिड्यूसिंग द बैकलॉग्स ऑफ पेंडिंग केसेस ओवर 4.5 करोड़ अक्रॉस ऑल कोर्ट्स इन इंडिया। तो अभी हम अगर पूरे देश में जितने भी कोर्ट्स है उसके अंदर पेंडिंग केसेस की बात करें तो लगभग 4.5 करोड़ केसेस जो पेंडिंग है, तो उस बैकलॉग को घटाने की बात की जा रही है। तो इसी को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोला जा रहा है कि इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट को ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है द एससी हैड ड्रॉन अप ए फाइन ब्लूप्रिंट फॉर केस मैनेजमेंट फॉर एग्जांपल फास्ट ट्रैक, नॉर्मल ट्रैक एंड स्लो ट्रैक टू बी 3 different tracks. However, most of the HCs have not implemented this blueprint due to their autonomous constitutional status. तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एक फाइन ब्लूप्रिंट तैयार किया है केस मैनेजमेंट के लिए, जैसे कि एग्जांपल दिया जा सके फास्ट ट्रैक है, नॉर्मल ट्रैक है, स्लो ट्रैक है। तो इसमें 3 डिफरेंट ट्रैक की बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने की थी, लेकिन जितने भी अधिकतर जो हाई कोर्ट हैं उन्होंने इस ब्लूप्रिंट को अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो इससे क्या होता है कि जो ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है उसको थोड़ा सा ये धक्का लगता है। आगे की बात करें तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ए सिस्टम ऑफ जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बाय इनेक्टिंग ए लॉ। यहाँ पर जो बात बोली जा रही है वो ये है कि एक लॉ बनाया जाए जिससे कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को सेटअप किया जा सके। तो यहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिस की बात हो रही है, जैसे एग्जांपल दिया जा रहा है कि द यूएसए जुडिशियल काउंसिल एक्ट 1980 कन्फर्स पावर्स ऑन बॉडीज कंपोज्ड ऑफ जजेस टू टेक एक्शन अगेंस्ट ए जज चार्ज विद मिसकंडक्ट। तो यहाँ पर यूएसए के एक एक्ट की बात की जा रही है जिसमें ये पावर्स है, बॉडीज़ को ये पावर दी गई हैं जिसमें जजेस कंपोज होते हैं। तो इसमें ये बोला गया है कि अगर कोई जज मिसकंडक्ट का अगर पाया जाता है तो उसके ऊपर एक्शन एक बॉडी लेती है, तो उसके बारे में ये एक्ट बोलता है। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि जुडिशियल गवर्नेंस डिमांड्स जजेस टू बी इथिकल। तो जो जुडिशियल गवर्नेंस की बात कही जा रही है यहाँ पे, जिसमें बोला जा रहा है कि जजेस को है वो इथिकल होना चाहिए। तो यहाँ पर आगे बोला जा रहा है कि दे मस्ट मेक एनुअल फाइनेंशियल डिस्क्लोजर स्टेटमेंट्स पब्लिक रादर देन कॉन्फिडेंशियली टू देयर रिस्पेक्टिव चीफ जस्टिसेज। इट इज़ डन बाई जस्टिसेज ऑफ द यूएस सुप्रीम कोर्ट। तो यूएस सुप्रीम कोर्ट में ये प्रैक्टिस है कि वहाँ पे जितने भी जजेस होते हैं वो अपने जो एनुअल फाइनेंशियल डिस्क्लोजर होता है वो स्टेटमेंट जो है वो पब्लिक में जाहिर करती है ताकि लोगों का भरोसा उसमें बढ़ सके। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे जो हमारे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट के और जो हाई कोर्ट के जजेस हैं वो अपनी जो सालाना जो इनकम होती है उसको जाहिर नहीं करते, पब्लिक नहीं करते। तो इससे एक तरह से कि इसको कमी के रूप में देखा जाता है और इससे हमें यूएस सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में सीखना चाहिए। इस आर्टिकल में ये बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट बोला जा रहा है इंटीग्रेटेड कोर्ट केस मैनेजमेंट। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इट इज़ टाइम दैट द एससी बी गिवन डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन functioning of the HCs, allowing not just the HCs but also the SC to function
एज एन इफेक्टिव कोर्ट। तो यहाँ पर बोल रहा है जो इंटीग्रेटेड कोर्ट और केस मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। इसमें बोला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को ये डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, ताकि जो हाई कोर्ट के जो फंक्शनिंग है उसमें जो है, ताकि जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट भी एक अकाउंटेबल और इफेक्टिव कोर्ट के रूप में काम कर सके, और जो हाई कोर्ट है वो भी एक इफेक्टिव कोर्ट के रूप में काम कर सके। तो कंक्लूजन की अब दिया जा रहा है यहाँ पे कि एज इंडियाज हाईएस्ट कोर्ट द एसटी मस्ट स्ट्राइव टू रिटेन पब्लिक ट्रस्ट इन द एस्टेब्लिश कोर्ट्स। तो यहाँ पर ये बात बोली जा रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसको जो अपना पब्लिक ट्रस्ट है जिसमें जिस सुप्रीम कोर्ट में लोगों का भरोसा है, तो उसको वो और अच्छे से स्थापित कर पाए, इसके बारे में बात की जा रही है। दिस कैन बी accomplished if judges set an example of the highest moral ethical conduct for all। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए ये बताया जा रहा है कि अगर जजेस ने अपने आप से कोई अच्छा मोरल हाईएस्ट मोरल इथिकल कंडक्ट दिखाया, जैसे कि अगर वो खुद से कॉलेजियम की जगह पे कोई और सा पारदर्शी इंस्ट्रूमेंट ला के या फिर सिस्टम लाए अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र के लिए, तो लोगों का भरोसा इसमें बढ़ेगा और हाईएस्ट मोरल इथिकल स्टैंडर्ड सेट होंगे। नेक्स्ट यहाँ बोला जा रहा है व्हाट ए ग्रेट मैन डज अदर्स मैन डू, द स्टैंडर्ड ही सेट्स अप बाय विच द अदर्स मूव। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो बड़े बड़े लोग करते हैं वो दूसरों के लिए एक एक रास्ता बन जाता है और लोग उसको फॉलो करने लगते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम के बारे में बोला जा सकता है कि वो लोग भी अगर कुछ अच्छा करेंगे तो पब्लिक पे इसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट बात की जा रही है, नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो नेक्स्ट हम लोग बात करें तो यहाँ पर इंक्लूजन ऑफ दलित क्रिश्चियंस दलित मुस्लिम इन एससी लिस्ट। तो इसकी बात की जा रही है। तो हम लोगों ने अभी हाल में करंट अफेयर में न्यूज़पेपर में ये पढ़ा था कि जो दलित क्रिश्चियंस हैं और जो दलित मुस्लिम्स हैं वो अपने आप को एससी लिस्ट में शामिल करने के लिए बात कर रहे थे। तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग करंट अफेयर देख रहे हैं। तो कॉन्टेक्स्ट की बात करें, केस फॉर द इंक्लूजन ऑफ दलित क्रिश्चियंस एंड दलित मुस्लिम्स ऑन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट इज बीइंग हर्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। तो अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और जो दलित क्रिश्चियंस हैं और जो दलित मुस्लिम्स हैं उनको एससी में एससी के लिस्ट में उनको शामिल किया जाए, ये मामला चल रहा है। तो यहाँ पर नाम से ही लगता है कि दलित क्रिश्चियंस कैसे होते हैं और दलित मुस्लिम्स कैसे होते हैं। तो ये तो एक तरह से पैराडॉक्स लग रहा है कि दलित तो हिंदू में होते हैं और जबकि यहाँ पर क्रिश्चियन दलित देखने को मिल रहे हैं और मुस्लिम दलित देखने को मिल रहे हैं। तो इस चीज़ को हम आगे समझते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जस्टिफिकेशन फॉर द एक्सक्लूजन ऑफ दलित क्रिश्चियंस एंड दलित मुस्लिम्स फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट लिस्ट आर। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जस्टिफिकेशन दिया है इस मामले में कि जो शेड्यूल कास्ट की जो लिस्ट है हमारी, उससे हम लोग जो दलित क्रिश्चियंस हैं और दलित मुस्लिम्स हैं उनको एक्सक्लूड करेंगे, यानी उनको इस लिस्ट में शामिल नहीं करेंगे। तो यहाँ आर्टिकल में आगे बोली जा रही है ये बात कि फॉरेन ऑरिजिन्स ऑफ इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी एज opposite opposed to Hinduism, Sikhism and Buddhism, although the government has not directly said so। तो इसमें ये बोला जा रहा है इस तरफ कि जो फॉरेन ओरिजिन है इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का, वो इसका प्रमुख कारण है जिसके चलते हम इसको लिस्ट में इन लोग को शामिल नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो हिंदुइज़्म, सिखिज़्म और बुद्धिज़्म है वो यहाँ की जो नेटिव जो हमारा धर्म है, यानी कि इंडिया में इनका ओरिजिन हुआ, तो इस चलते ये बात यहाँ पर समझी जा रही है। हालांकि गवर्नमेंट ने ऐसा कोई बयान दिया नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है। The identification of scheduled caste is centered around a specific social stigma and a connected backwardness with such stigma that is limited to the communities identified in the Constitution शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर 1950। तो इसमें बोला जा रहा है कि जो शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर जो आइडेंटिफिकेशन की जाती है वो एक स्पेसिफिक जो सोशल स्टिग्मा है उसके अराउंड किया जाता है, और साथ साथ जो उसके साथ जो बैकवर्डनेस जो अटैच होती है उसको लेके किया जाता है। और ये जो है वो उन कम्युनिटीज़ के लिए लिमिटेड है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो शेड्यूल कास्ट का ऑर्डर 1950 का है उनके उस ऑर्डर के अनुसार जो आइडेंटिफाई किया गया है कम्युनिटी, उसके लिए ये किया गया है। आगे बोला जा रहा है कि शेड्यूल कास्ट कन्वर्ट्स टू बुद्धिज्म एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म वॉलंटरी एट द कॉल ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर इन 1956 ऑन अकाउंट ऑफ सम आइनेट सोशियो पॉलिटिकल इम्परेटिव्स। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है, तो यहाँ पर बात की जा रही कि जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग थे जो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए अपने आप से, वॉलंटरी जो कन्वर्ट हो गए बुद्धिज्म को अपना लिया जिन शेड्यूल कास्ट वालों ने, तो वो डॉक्टर भीमराव जो अम्बेडकर थे 1956 में, उन्होंने ऐसा आह्वान किया था लोगों से, तब जाके उन्होंने सोशियो पॉलिटिकल इम्परेटिव्स के अकाउंट पे, यानी इन कारणों की वजह से उन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था।
तो इसका मतलब ये समझा जा रहा है कि द ओरिजिनल कास्ट या कम्युनिटी ऑफ सच कन्वर्ट्स कैन बी क्लियरली बी डिटरमाइंड। तो इसका मतलब ये बोला जा रहा है कि इस कारण जो भीमराव अम्बेडकर के आह्वान के कारण जो शेड्यूल कास्ट बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए, तो इसमें जो ओरिजिनल कास्ट कम्युनिटी है उसको आसानी से डिटरमाइन किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने बोला है कि हाउएवर दिस कैन नॉट बी सेड इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम हु माइट हैव कन्वर्टेड ऑन अकाउंट ऑफ अदर फैक्टर्स। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि उन्होंने तो सोशियो पॉलिटिकल इम्परेटिव्स के आधार पे अपनी जो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे, लेकिन जो क्रिश्चियंस और मुस्लिम जो जिन शेड्यूल कास्ट वालों ने क्रिश्चियन और मुस्लिम धर्म को अपना लिया है, उनके बारे में ये चीज़ नहीं कही जा सकती, क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने दूसरे फैक्टर्स के कारण इन धर्मों को अपनाया है। आर्टिकल 14 फॉरबिड्स क्लास लेजिस्लेशन बट डज नॉट फॉरबिड क्लासिफिकेशन। तो इसमें ये बोला जा रहा है जो आर्टिकल 14 है वो क्लास लेजिस्लेशन को तो फॉरबिड करती है, यानी मना करती है, लेकिन जो क्लासिफिकेशन जो है क्लास क्लासिफिकेशन उसको ये बैन नहीं करती है। तो आगे बात करते हैं, तो हु इज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर ऑफ 1950। तो यहाँ पर हमने अभी बात किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर ऑफ 1950, तो उसके बारे में बात करते हैं कि जो द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर ऑफ 1950 रिकॉग्नाइज ओनली हिंदूज एज एससी। तो जो उस समय का ऑर्डर था उसमें हिंदू को सिर्फ एससी का दर्जा दिया गया था। और इसमें जो अमेंडमेंट्स किए गए 1956 और 1990 में, उसके अनुसार इंक्लूडेड दलित्स हु हैड कन्वर्टेड टू सिखिज्म 1956। इसमें ये बोला जा रहा है कि जो 1956 में जो दलित थे जिन्होंने सिख धर्म को अपना लिया था उनको इसमें शामिल कर लिया गया। फिर 1990 में जो दलित बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे उनको भी शामिल कर लिया गया। बोथ अमेंडमेंट्स वेयर एडेड बाय द रिपोर्ट्स ऑफ काका कालेलकर कमीशन इन 1955, हाई पावर्ड पैनल ऑन माइनॉरिटी एससी एसटी इन 1983। तो ये दो कमीशन के नाम आप याद रखिएगा, प्रीलिम्स में आपके काम आएगा। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि इन दोनों कमिटीज़ के रिकमेंडेशन के आधार पे 1956 में जिन एससीज ने सिखिज्म को अपना लिया उनको एससी का दर्जा दिया गया, और साथ में 1990 में जिन दलित ने बुद्धिज्म को अपना लिया उनको भी एससी का दर्जा दिया गया। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वाई आर दलित क्रिश्चियंस एक्सक्लूडेड। तो यहाँ पर दलित लोग जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपनाया है उनको क्यों इसमें से बाहर किया जा रहा है। तो यहाँ पर कारण दिया जा रहा है कि द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इट वाज ए फीचर ऑफ द हिंदू रिलीजन एंड इट्स ब्रांचेज नॉट इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। तो यहाँ पर सरकार के द्वारा जो दलील दी जा रही है वो ये बोला जा रहा है कि जो हिंदू रिलीजन में जो फीचर था वो अनटचेबिलिटी का, वो हिंदू रिलीजन के अंदर था, और जबकि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ पे समानता की बात थी। तो इस कारण दलितों को, जो दलित क्रिश्चियन और जो मुस्लिम इस्लाम धर्म को अपना लिया है उनको इस स्टेटस की ज़रूरत ही नहीं है। वो चीज़ उन्होंने बताया कि वो सिर्फ हिंदू धर्म के लिए मायने रखती है। द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया had cautioned the government that SC status is meant for communities suffering from social disabilities arising out of the practice of untouchability। तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है उसने सरकार को चेताया है कि जो SC स्टेटस जो हम लोग देते हैं सिटीजन्स को, दलित्स को, उसका जो मेन कारण है वो ये है कि जो कम्युनिटी सफ़र कर रही है सोशल डिसेबिलिटीज से, जो कि प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी के कारण आई थी, उसको बचाने के लिए और उनको उत्थान करने के लिए जो एससी स्टेटस दिया जाता है उसके लिए दिया जाता है। तो इस चीज़ में उन्होंने कॉशन किया है कि अगर जिन धर्मों में पहले से समानता की भावना थी, जिसमें कास्ट की कोई व्यवस्था नहीं थी, उनमें अगर जो दलित है वो कन्वर्ट होते हैं तो उसमें एससी स्टेटस को दिए जाने का कोई मतलब नहीं है, ऐसा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा बोला गया है। आगे बोला गया है मैंडेट इन रूल्स फॉर इंक्लूजन framed in 1999 it requires RGI approval। तो एक मैंडेट है जिसके अनुसार जो रूल्स है उसमें जो एससी स्टेटस में कौन कौन से जो शामिल किया जाए किन लोगों को, तो उसके लिए जो मैंडेट है उसके बारे में बात की जा रही है कि जो 1999 में जो रूल्स बनाए गए थे उसमें ये आवश्यक है कि आरजीआई यानी कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का इसमें सहमति होना जरूरी है। आगे बात की जा रही है क्लॉज 2 ऑफ द आर्टिकल 341 फॉर इंक्लूजन। यहाँ पर बोला जा रहा है दलित्स हु कन्वर्टेड टू इस्लाम और क्रिश्चियनिटी बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स एज ए रिजल्ट ऑफ विच दे कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड एज ए सिंगल इथनिक ग्रुप रिक्वायर्ड फॉर इंक्लूजन। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि 341 के जो क्लाउज है दो, उसके अंदर ये बोला जा रहा है कि जिन दलितों ने इस्लाम या क्रिश्चियनिटी को अपना लिया है तो वो बिलोंग करते थे अलग अलग कास्ट ग्रुप को, यानी कि एक कास्ट ग्रुप में नहीं आते थे, वो अलग अलग कास्ट ग्रुप में बिलोंग करते थे,
जिसके चलते उनको सिंगल एथनिक ग्रुप में कैटेगराइज नहीं किया जा सकता, जिसके जिसका होना मैंडेटरी है यहाँ पर इंक्लूजन के लिए। यानी कि अगर वो सिंगल एथनिक ग्रुप होते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में जो दलित जा रहे हैं वो अलग अलग डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स हैं, तो इस बात को लेके वहाँ पे बोला जा रहा है, दलील दी जा रही है कि इनको फिर इस चीज़ के लिए इंक्लूड नहीं किया जा सकता। अब केस फॉर इंक्लूजन, अब क्यों इनको इंक्लूड किया जाए इसके मामले में यहाँ पर बताया जा रहा है कि सेवरल इंडिपेंडेंट कमीशन रिपोर्ट्स हैव डॉक्यूमेंटेड द एग्जिस्टेंस ऑफ कास्ट एंड कास्ट इनक्वलिटीज अमंग इंडियन क्रिश्चियंस एंड इंडियन मुस्लिम्स। तो जो बोली जा रही है कि जो क्रिश्चियन धर्म है और जो मुस्लिम धर्म है उसमें समानता की बात है, तो ऐसा नहीं है। तो जो बहुत सारे इंडिपेंडेंट जो कमीशन रिपोर्ट है उन्होंने ये बताया है कि बहुत सारे जो क्रिश्चियन और मुस्लिम धर्म में ये पाया गया है कि वहाँ पे भी कास्ट का एग्जिस्टेंस था और वहाँ पे भी कास्ट इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। आगे बोला जा रहा है कास्टिज्म, तो यहाँ पर बोला जा रहा है इवन इन सिखिज्म एंड बुद्धिज्म कास्टिज्म इज नॉट प्रेजेंट एंड येट दे हैव बीन इंक्लूडेड एज एससी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि सिखिज्म और बुद्धिज्म में भी कास्टिज्म नहीं था, लेकिन फिर भी उनको एससी में स्टेटस में जो दलित बुद्धिज्म और जो सिखिज्म में कन्वर्ट हुए उनको एससी का स्टेटस दिया गया, तो फिर जो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हुए हैं मुस्लिम में कन्वर्ट हुए हैं उनको क्यों ना दिया जाए। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि एडवोकेट रिप्रेजेंटिंग दलित क्रिश्चियन बॉडीज, यहाँ पर एडवोकेट रिप्रेजेंटिंग दलित क्रिश्चियन बॉडीज की बात की जा रही है कि एम्पेरिकल एविडेंस डी नॉट एग्जिस्ट फॉर इंक्लूडिंग सिख और बौद्धिस्ट कन्वर्ट्स इधर एंड येट दे वेर इंक्लूडेड एज एससीज। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो एम्पेरिकल एविडेंस हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते थे कि जो बुद्धिस्ट और सिख कन्वर्ट्स हैं उनको एससी में शामिल किया जाए। नेक्स्ट यहाँ पर आरजीआई की बात हो रही है, तो प्रीलिम्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है उसको 1949 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था। इसका जो मेन जो मकसद था वो ये था कि एक ऐसा सिस्टमेटिक कॉलिशन डेवलप किया जाए स्टैटिक्स का जो कि आधारित हो पॉपुलेशन पे, इसके ग्रोथ पे, इसके साइज पे। तो बेसिकली इसको पॉपुलेशन और इसके ग्रोथ और उसके साइज को लेके जो स्टैटिक्स का कलेक्शन है वो आरजीआई करता है। नेक्स्ट है कि लेटर दिस ऑफिस वाज आल्सो इंटरेस्टेड विद द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स एक्ट 1969 इन द कंट्री। तो शुरू में तो इसको पॉपुलेशन और इसके ग्रोथ को लेके बनाया गया था, उसका स्टैटिक्स को इकट्ठा करने के लिए बनाया गया था, लेकिन जो बाद में है वो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स एक्ट जब 1969 में जब बना ये कानून, तो उसको भी इस कानून के जो इम्प्लीमेंटिंग की जो जिम्मेदारी है वो भी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को दे दी गई। अगला है कि इट अरेंजेस कंडक्ट्स एंड एनालिसिस द रिजल्ट्स ऑफ द डेमोग्राफिक सर्विस ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द सेंसस ऑफ इंडिया एंड लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो जो सेंसस होते हैं हमारे यहाँ देश में, एक सेंस ऑफ इंडिया और एक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, तो इन दोनों को जो कंडक्ट और एनालाइज करने की जो जिम्मेदारी है वो भी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के ऊपर ही है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, और वो है ट्रांसफर्स अनएक्सप्लेन्ड ऑन द ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस। तो हाई कोर्ट जजेस को लेके के जो ट्रांसफ़र को लेके जो बात है उसके ऊपर ये न्यूज़ है। तो देखते हैं हम लोग क्या है इसमें बात। कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो द फ्रीक्वेंट क्रिटिसिज्म दैट द कॉलेजियम सिस्टम ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स इज अपेक अपीयर्स टू बी मोर वैलिड इन द केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ जजेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। तो अक्सर जो कॉलेजियम सिस्टम की ये क्रिटिसिज्म किया जाता है इस बेसिस पे कि जो जुडिशियल की अपॉइंटमेंट जो है वो ओपेक है। तो इस केस में जब ट्रांसफ़र की बात होती है, ये तो अपार्टमेंट की बात हो गई। अब जब ट्रांसफ़र की बात होती है तो उसमें ये चीज़ और वैलिड मालूम होती है, यानी कि और भी ये चीज़ पता चलती है कि ये व्यवस्था कितनी ओपेक है जब एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जजेस का ट्रांसफ़र किया जाता है। चलिए इस बात को अच्छे से समझते हैं। तो बैकग्राउंड की बात करें तो लॉयर्स रिसेंटली रेज द मैटर ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ जो गुजरात हाई कोर्ट जज जस्टिस कैरियल टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साइटिंग रूमर्स दैट द गुजरात हाई कोर्ट चीफ जस्टिस वाज इन्फॉर्म्ड ऑफ द इम्पेंडिंग ट्रांसफ़र। तो यहाँ पर जो अभी लायर्स ने अभी हाल ही में ये मुद्दा उठाया है कि जो एक गुजरात हाई कोर्ट के एक जज थे जस्टिस करियल, तो उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उनके सामने ये मुद्दा उठाया है कि यहाँ पर रूमर्स हैं कि जो गुजरात के हाई कोर्ट चीफ जस्टिस हैं उनको इस मामले में इन उन जो चीफ जस्टिस थे उस समय जो गुजरात हाई कोर्ट के, उनको ये इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं था कि उनका ट्रांसफ़र होने वाला है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द ट्रांसफर ऑफ जजेस। तो भारतीय का जो संविधान है वो जजेस के ट्रांसफर के बारे में क्या बोलता है, इसके बारे में हम लोग चलो डिस्कस कर लेते हैं।
तो आर्टिकल 222 जो है 222 नंबर जो आर्टिकल है वो ये बोलता है कि इट प्रोवाइड्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस। तो इसके बारे में ये बोला जा रहा है कि जो आर्टिकल 222 है वो हाई कोर्ट जजेस के यहाँ तक कि चीफ जस्टिस जो होते हैं हाई कोर्ट के उसके ट्रांसफ़र के लिए प्रोविज़न है इसमें। द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द सीजीआई में ट्रांसफर जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। तो इसमें ये बोला जा रहा है जो राष्ट्रपति होते हैं हमारे, तो वो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनके कंसल्टेशन के बाद एक जो हाई कोर्ट के जज हैं उनको दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ए कंपनसेटरी अलाउंस इज़ प्रोवाइडेड टू द ट्रांसफर जज। तो जिस जज का ट्रांसफ़र किया जाता है उनको एक कंपनसेटरी अलाउंस भी दिया जाता है। इंटरप्रिटेशन की बात करें तो द एग्जीक्यूटिव कोड कुड ट्रांसफर ए जज बट ओनली आफ्टर कंसल्टिंग द सीजीआई। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो एग्जीक्यूटिव है यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो एक जज को ट्रांसफ़र कर सकती है, लेकिन उस ट्रांसफ़र में पहले उसको सरकार को जो है वो सीजीआई से कंसल्टेशन करनी पड़ेगी। आगे बात करें द सुप्रीम कोर्ट्स व्यू ऑन द इशू। तो सुप्रीम कोर्ट की इस मामले में क्या इशू है, उसका क्या व्यू है, वो जान लेते हैं। तो एससी इन 1977 रिजेक्टेड द आइडिया दैट हाई कोर्ट जजेस कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली विद देयर कंसेंट अलोन, एज द ट्रांसफर पावर्स कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली इन द पब्लिक इंटरेस्ट। आल्सो द प्रेसिडेंट इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू कंसल्ट द सीजीआई। तो सुप्रीम कोर्ट ने जस्ट 1977 में ये रिजेक्ट कर दिया आइडिया कि जो हाई कोर्ट जजेस हैं उनको सिर्फ उनके कंसेंट के आधार पे ही ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यानी कि जो अगर किसी हाई कोर्ट जज को ट्रांसफ़र करना है तो जब तक उस हाई कोर्ट जज की मर्ज़ी ना हो तब तक उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। तो इस आइडिया को सुप्रीम कोर्ट ने 1970 में रिजेक्ट कर दिया। तो इसमें बोला गया है कि ट्रांसफ़र जो पावर्स होती हैं उनको बस इसीलिए एक्सरसाइज किया जाना चाहिए जब पब्लिक इंटरेस्ट में ये चीज़ हो। और उसमें ये भी बोला गया जो प्रेसिडेंट हैं उनके पास ये ऑब्लिगेशन है कि वो सीजीआई को कंसल्ट करें। बिना सीजीआई के कंसल्टेशन के आप किसी भी हाई कोर्ट जज को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कि जो इन एसपी गुप्ता केस वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1981 का जो केस है, जो हमने 3 केस डिस्कस किया था, जिसको हम लोग फर्स्ट जस्टिस केस भी बोलते हैं। उसमें द एससी रूल्ड दैट कंसल्टेशन विद द सीजीआई डिड नॉट मीन कंकरेंस, thus गिविंग प्राइमेसी टू द एग्जीक्यूटिव इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रांसफर्स। तो उसमें ये हुआ था कि जो सीजीआई का जो कंसल्टेशन का जो बात था, तो उसमें ये हम लोगों ने देखा था कि जो सीजीआई का पावर्स थे और जो हाई कोर्ट के जज के जो पावर था चीफ जस्टिस का, उस दोनों को बराबर माना गया था। तो वही चीज़ यहाँ भी देखने को मिल रही है कि जो सीजीआई से कंसल्टेशन का जो पावर है उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उससे जो सरकार है वो सहमत ही हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो अपॉइंटमेंट का जो केस है और ट्रांसफ़र जो केस है जजेस का, उसमें एग्जीक्यूटिव को इसमें ज़्यादा पावर दी गई। लेकिन जिस इस पोजीशन को फिर बदल दिया गया, तो बदल दिया गया दूसरे जजेस जो केस है, जैसा कि हमने उसमें भी बात किया था कि उसमें जो सीजीआई को पावर्स है, वो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, उससे ज़्यादा दिया गया था। तो वही चीज़ यहाँ भी देखने को मिल रही है कि जो ये पोजीशन है कि उसमें जो एग्जीक्यूटिव को ज़्यादा पावर्स दिए गए अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र के मामले में, तो वो चीज़ को यहाँ पर ओवररूल किया गया। और जो सेकंड जजेस केस है, उसमें ये बोला गया कि द ओपिनियन ऑफ द सीजीआई फॉर्म्ड आफ्टर टेकिंग इंटू अकाउंट द व्यूज़ ऑफ सीनियर मोस्ट जजेस वाज टू हैव प्रीमेसी। तो इसमें बोला गया है कि अगर सीजीआई की अपन ओपिनियन ली गई है और उसमें अगर सीनियर मोस्ट जजेस का भी अगर व्यू शामिल है, तो उसमें फिर आपको ये बात माननी पड़ेगी, यानी कि एग्जीक्यूटिव को जो सीजीआई का जो ओपिनियन है उसको मानना पड़ेगा। सिंस देन अपॉइंटमेंट्स आर बीइंग मेड बाय द कॉलेजियम। तो इस जजमेंट के बाद वहाँ पर जो अपॉइंटमेंट होती है या फिर जो ट्रांसफ़र होते हैं वो कॉलेजियम के द्वारा ही किए जाते हैं। अभी जो क्या ट्रांसफ़र का जो प्रोसीजर है वो क्या है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। The proposal for transfer should be initiated by the CJI and the consent of the judge is not required. All transfer are to be made in the public interest. तो पहले बात ये है कि जितने भी ट्रांसफ़र होंगे वो पब्लिक इंटरेस्ट में होंगे, ये बोलने को है। और दूसरे बात ये बोला जा रहा है कि जो ट्रांसफ़र होंगे वो उसको शुरुआत की जाएगी, यानी कि ट्रांसफ़र को इनिशिएट करने की जो पावर है वो सीजीआई के पास है। और यहाँ तक कि जिस जज की जो ट्रांसफ़र होना है उसका कंसेंट की ज़रूरत नहीं है। अभी की जो बात है वो बता रहा हूँ मैं। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो फॉर ट्रांसफरिंग ए जज अदर देन चीफ जस्टिस द सीजीआई शुड टेक द व्यूज ऑफ। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि द फॉर ट्रांसफरिंग ए जज अदर देन द चीफ जस्टिस द सीजीआई शुड टेक द व्यूज ऑफ। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो चीफ जस्टिस हैं अगर उनको ट्रांसफ़र करना है एक जज को दूसरी जगह पे, तो सीजीआई को इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, इनसे व्यू लेने पड़ेंगे। उसमें क्या है, द चीफ जस्टिस ऑफ द कोर्ट कंसर्न, द चीफ जस्टिस ऑफ द कोर्ट टू विच द ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस। तो पहले तो सीजीआई को कहाँ से बात करनी पड़ेगी, जहाँ से जहाँ पे वो हाई कोर्ट का जज जो है वो अभी काम कर रहा है,
दूसरा कहाँ से कंसल्ट करना पड़ेगा, जहाँ पे उसको भेजना चाहते हैं सीजीआई, ठीक है। दूसरा है वन और मोर एचसी जजेस, तो या तो उसके बाद और किन से कंसल्ट करना पड़ेगा सीजीआई को, तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के कोई एक जज से कंसल्ट कर ले या फिर एक से ज़्यादा से कंसल्ट कर ले, तो लेकिन एक से कम करना ही होगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये जो है प्रोसीजर है ट्रांसफ़र का। द व्यूज एक्सप्रेस इन राइटिंग शुड बी कंसिडर्ड बाय ए फुल कॉलेजियम ऑफ 5 द सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द एचसी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भी व्यू सीजीआई ने इकट्ठा किए हैं अपने, जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस के, दोनों हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके व्यू कंसल्ट करके, फिर एक से ज़्यादा हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनसे कंसल्ट करके जो भी उनका व्यू है वो राइटिंग में लिखेंगे। और उस राइटिंग में जो भी जो व्यू बना है उसको वो जो कॉलेजियम की जो 5 जो मेंबर बेंच होती है उसके सामने वो चीज़ रखा जाएगा। द रिकमेंडेशन इज सेंट टू द यूनियन लॉ मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट। तो फिर जो रिकमेंडेशन दी जाती है फिर जो कॉलेजियम के द्वारा, उसको फिर यूनियन लॉ मिनिस्टर को भेज दिया जाता है। और यूनियन लॉ मिनिस्टर हैं वो प्रधानमंत्री के पास भेजते हैं, और जो प्रधानमंत्री हैं फिर उसको राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं। नेक्स्ट बात करें तो नीड फॉर ट्रांसफर ऑफ जजेस। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जज की ट्रांसफ़र की ज़रूरत ही क्या है? तो एक्सचेंज टैलेंट अक्रॉस द कंट्री। तो पहला बहुत बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो भी टैलेंट जजेस के पास होती है, उसको पूरा भारत में रोटेट किया जाए, ताकि इसमें और भी अच्छे से उनके गुणों में मतलब बढ़ोतरी हो और पूरा भारत को इससे फ़ायदा हो। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि टू प्रिवेंट द इमर्जेंस ऑफ लोकल ग्रुपिंग इन द जुडिशरी। यहाँ पर ये बात थोड़ी-सी अच्छी भी है कि बिल्कुल ये बात सच्ची बोली जा रही है कि अगर एक ही जज है, वो अगर एक ही जगह पे रह जाएगा, तो क्या होता है उसका इन्फ्लुएंस उस एरिया में बढ़ जाता है, जिसके कारण जो ट्रस्ट होता है वो थोड़ा मार्जिनलाइज़ होता है, और साथ-साथ जो जज होता है वहाँ पे उसको भी थोड़ा-सा वो जो बोलते हैं कि एक तरह से जो एरिया का जो प्रभाव है वो उस जज के ऊपर पड़ने लगता है। तो इसको रोकने के लिए भी ये चीज़ करना ज़रूरी है। व्हाट मेक्स ट्रांसफर्स कंट्रोवर्शियल। तो वो ट्रांसफ़र ये जो होते हैं वो इतने कंट्रोवर्शियल क्यों हैं? ये बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ए क्वेश्चन दैट देयर इज़ ए प्यूनिटिव एलिमेंट बिहाइंड द डिसीजन। तो बात यहाँ पर ये हो रही है कि जो जिस जज का ट्रांसफ़र किया जाना होता है, चूँकि उसका व्यू नहीं लिया जाता उससे कि आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं कि नहीं। तो इसका मतलब ये समझा जाता है कि जिस जज का ट्रांसफ़र किया जा रहा है उसको किसी तरह का दंड दिया जा रहा है। तो उसको पनिश करने के लिए मेनली उसको बोला जाता है कि इसको ट्रांसफ़र किया गया है। दूसरा ये है कि द एससी एंड द गवर्नमेंट डू नॉट डिस्क्लोज़ द रीज़न फॉर अ ट्रांसफ़र। तो पब्लिक इंटरेस्ट में तो बोला जाता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसा किया जा रहा है, लेकिन क्या एग्ज़ैक्टली जो कारण थे जिसके कारण उस जज का ट्रांसफ़र किया गया, ना एससी उसको डिस्क्लोज़ करती है, ना गवर्नमेंट डिस्क्लोज़ करती है। तीसरा है द पावर ऑफ ट्रांसफ़र इज़ सीन एज़ ए पॉसिबल थ्रेट टू जुडिशियल इंडिपेंडेंस। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि अगर किसी जज को बिना उसकी सहमति के अगर एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जा रहा है, तो इससे जो जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है वो प्रभावित होती है। तो कंक्लूजन की बात करें तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है, देयर हैव बीन proposals that one third of the composition of every high court should have judges from other states। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि बहुत सारे proposals ऐसे आए हैं जिसमें ये बोला जा रहा है कि जो हाई कोर्ट जो होती है, हर एक हाई कोर्ट में जो वन थर्ड जो कंपोजिशन होनी चाहिए जजेस की, वो अलग अलग स्टेट से होनी चाहिए। यानी टू थर्ड वहाँ की हो, लेकिन जो वन थर्ड जो कंपोजिशन हो वो अलग अलग स्टेट से होनी चाहिए। रिवलेशन ऑफ द एक्सैक्ट रीजन में नॉट ऑलवेज बी पॉसिबल। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये ज़रूरी है कि हर बार जो ट्रांसफ़र का कारण है वो ना बताया जा सके, लेकिन हर एक बार ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कुछ मामलों में ऐसा किया ही जाना चाहिए। अगला बोला जा रहा है इट मस्ट बी एम्फसाइज्ड दैट ट्रांसफ़र कैन नॉट बी यूज्ड एज़ ए प्यूनिटिव मेजर। तो ऐसा बोला जा रहा है कि किसी भी हाल में इस चीज़ को जोर देना चाहिए कि जो ट्रांसफ़र किया जा रहा है वो किसी दंड या फिर पनिश करने के इरादे से ना किया जाए। नेक्स्ट है कि द टाइम हैज़ arrived टू रिव्यू द होल प्रोसेस ऑफ जजेस ट्रांसफर टू मेक इट मोर ट्रांसपेरेंट। तो लास्ट में ये बोली जा रही है कि जो टाइम अब आ गया है कि जो जितने भी जजेस के ट्रांसफ़र के केसेस हैं, जिस प्रोसेस से होके ये गुजरती है, उस प्रोसेस को थोड़ा-सा और पारदर्शी और बेटर बनाया जाए। तो इस तरीके से हमने ये आर्टिकल हमने पूरा डिस्कस किया। तो इस तरह से हम लोगों ने आज डिस्कस किया कुल मिला के 3 आर्टिकल, और हम लोग अब आगे की वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, अगर ना पसंद आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन आप चाहे लाइक करें या डिसलाइक, प्लीज़ मेरी बात को ध्यान सुनिएगा कि प्लीज़ उसका कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो क्यों पसंद आया या फिर क्यों नहीं पसंद आया। और आप अगर कुछ इसमें बेहतरी चाहते हैं तो उसके बारे में सजेशन आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। और अगर आपको ये चैनल पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और आप इसको सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको जो फ्यूचर नोटिफिकेशंस हैं वो मिलती रहे, ताकि आपकी प्रिपरेशन में कोई कमी ना आ पाए। हम अपना प्रयास जारी रखेंगे।
और इस तरीके से आज का हम वीडियो सेशन यहीं पर एंड करना चाहेंगे और आपने जो इतना कीमती समय हमें दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और गुड बाय एंड जय हिंद।